अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो ये है नोवेल असरी युस्रा एपिसोड 9 जो है वो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। आज भी एक पाबंदी आयद होगी, आज की तकरीब भी इसके लिए एक सज़ा की तरह होगी। और फिर जैसे ज़हन में कोई ख्याल उभरा और वो बैग में ज़रूरत की चंद अशिया, स्टोरी बुक्स, ड्राइंग पेपर्स, कलर और चॉकलेट वगैरह रख कर बाहर निकल गया। जाने से पहले वो मितत के लिए पैगाम छोड़ गया था, वो कल तक घर वापस आ जाएगा, लेकिन वो जा कहाँ रहा है इसने ये नहीं बताया। शराजी मैंशन के अकबी दरवाजे से बाहर निकलकर बाग में चलते हुए इसने सदके दिल से दुआ की कि आज बारिश हो जाए। ऐसी मूसलाधार बारिश के स्टेज मिल जाए, कुर्सियां मेजें टूट जाए, सफेद रंग मिल जाए, साफ हो जाए और आसमानी रंग पर धब्बे पड़ जाए। वो अब डॉक्टर मुस्तफा की तरफ जा रहा था। मेन रोड पर मंजिला मकान से मुंसलिक इनका ज़ाती क्लिनिक था, जिसकी मुखालिफ सिमत रोड की दूसरी तरफ वसीअ अरीज रकबे पर फैला सब्जादार खेत खलियान और बागात है। शराजी मैंशन इन बागात के अकब में बुलंदी पर वाक़या था। फारिस बाग के रास्ते में अक्सर औकात इनके पास चला जाया करता था। कभी वो इसे क्लिनिक के अंदर अपने ऑफिस में बिठाकर फारिग औकात में बातें करते और कभी अपने साथ घर ले जाते। इस दिन इनका ऑफ था और वो इसे घर में ही मिले थे। वो कुछ हैरान होकर इसे देख रहे थे। वो चिड़े हुए थे और बिगड़े बिगड़े और चेहरे पर सरप्राइज पहनते थे, वो खुद पर जब्त किए हुए हों। डॉक्टर मुस्तफा ने अपने नन्हे मेहमान को अंदर आने का रास्ता दिया। वो इससे कब्र के वकूस को उससे दरियाफ्त करते इसने सर उठाकर पूछा, कैन आई स्टे हियर टुनाइट? क्या मैं आज रात आपके पास रुक सकता हूँ? डॉक्टर मुस्तफा ने जंबे से इसे देखा, फिर अपने भूरे बालों में हाथ फेरते हुए इसके सामने बैठ गए। हाँ, क्यों नहीं? क्या तुम्हारी केयर टेकर जानती है कि आज तुम यहाँ रहोगे? एक लम्हे के लिए इसने डॉक्टर मुस्तफा को देखा। इसके हल्क में गलती उभर कर मासूम हुए, फिर इसने अस्वाद में सारे ला दिया। डॉक्टर मुस्तफा मुस्कुरा दिए। इसके नरम मुलायम बालों में हाथ फेरते हुए उठकर किचन में चले गए और वो भी अपना बैग उतार कर के पास आ गया। अपने 7.5 साला नन्हे मेहमान की खातिर में तारक करते हुए आज ज्यादा पुरजोश और खुश दिखाई दे रहे थे। मेरी सबसे बड़ी बेटी के यहाँ कल पूरे 15 वर्ष बाद बेटा हुआ है। प्लेट से रोल उठाते फारिस ने देखा। असल में वो ट्विंस हैं, एक बेटी है और एक बेटा। मुस्कुराते हुए कुर्सी खींच कर बैठ के बहुत बहादुर है मेरी नवासी, भाई को साथ ही लाइए। जाने वो क्या सोचकर मुस्कुराए, फिर उन्होंने तस्वीर निकाल कर इसे दिखाई। इसमें लड़की कौन है और लड़का कौन है? एक जैसे बच्चों ने फारिस को उलझा दिया। दोनों के कपड़े भी एक जैसे ही सफेद रंग के थे। डॉक्टर मुस्तफा ने तस्वीर पकड़कर देखी और फिर दोबारा देखी। अल्लाह जाने, बुड़बुड़ा कर उठ गए। अब वो इसके लिए फ्रूट ट्रैफल बना रहे थे। फारिस ने तस्वीर उठा ली। नन्हे मुन्ने से बच्चे गहरी नींद में, वो काफी देर तक दिलचस्पी से इन्हें देखता रहा। गालिबन इतने छोटे बच्चों को देखने का इत्तेफाक इससे पहली बार हुआ था। अपनी सारी नवासियों के नाम मैंने रखे हैं। अब मेरी बड़ी नवासी हफ्सा चाह रही कि इसका नाम भी मैं ही रखूं। उन्होंने एक लम्हे के लिए रुक कर किचन की खिड़की से बाहर लॉन की क्यारियों में फूलों को देखा, फिर कुछ सोचा। वर्दा कैसा रहेगा? अब वो अपने मेहमान से पूछ रहे थे, जो प्लेट से दूसरा रोल उठा रहा था। वर्दा यानी फूल, बाहर के मौसम में आई है, वो है ही फूलों जैसी। एक बार फिर तस्वीर पकड़ वो अपनी मासी को ए- खोज खोजने लगे, या फिर कोई और ना मैं बताऊं? अपना रोल खाते हुए फारिस ने कहा, डॉक्टर मुस्तफा इसके बेस्ट फ्रेंड थे, इनकी मुश्किल आसान करना इसका फर्ज था। हाँ, क्यों नहीं? वो खुश हुए थे। आप जन्नत रखते हैं। डॉक्टर मुस्तफा ने चौंक कर सर उठाया। जन्नत? मिस हादिया ने अपनी बेटी का नाम जन्नत रखा है, प्यारा नाम है ना? वो कह रहा था। डॉक्टर मुस्तफा इस पर नजर वहाँ बैठे रह गए। इनकी तवज्जो किसी एक फूल पर थी, मगर फारिस ने लाइल्मी में कितनी बड़ी तस्वीर दिखा गया था। वो एक मरता एक फूल और जन्नत में तो जैसे हर तरह के फूल समा जाते हैं। उन्होंने सोचा, वाकई बहुत प्यारा नाम है, बस आज से मेरी नवासी का नाम जन्नत है। वो फारिस के बालों में उंगलियां फेरते मुस्कुराते हुए उठ गए। उसने फ्रूट ट्रैफल खाया, डॉक्टर मुस्तफा के साथ सब चाय भी पी, लॉन के फूलों को पानी भी दिया, ऑस्ट्रेलियन तोतों को चूरी भी खिलाई, ड्राइंग बुक में रंग भी भरे और बारिश की दुआ भी की। और ठीक 1 घंटे के बाद दोपहर के गरूब होते सूरज पर काली रात छा गई। हवाएं तेज हुई तो वो दूर से मिट्टी और धूल उड़ती हुई नजर आई, और देखते ही देखते हर तरफ धुंध छा गई। बारिश का पहला कतरा इसके गाल पर ही गिरा था। इसने खुशगवार हैरत से सर उठाकर आसमान को देखा, फिर हाथ फैलाए। चिड़िया उतरकर लॉन में आ गया। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ आसमान पर कहीं बिजली चमकी थी। वो रात की बारिशों से जितना खाइफ हुआ था, दिन की बारिशें से इतना ही महफूज रखती थी। डॉक्टर मुस्तफा भी उसके साथ ही रिमझिम में बारिश में जाया करते रहे, और जैसे ही बारिश ने जोर पकड़ा, वो इसे साथ लिए अंदर आ गए। काफी अर्से बाद उन्होंने फारिस को बेइंतहा खुश देखा था, जो तस्वर में नीली सफेद थीम से सजी हुई कुर्सियों को फिजा में टूटता बिखरता देख रहा था। मैंने अल्लाह से दुआ की थी बारिश हो जाए, इसने इसया के आलम में डॉक्टर मुस्तफा को बताया। मैंने अल्लाह से कहा था, बहुत जोर की आंधी है। इसने हाथ भी फैलाए, उछल कर भी दिखाया। पेशानी में बिखरे बाल आंखों पर गिरे। डॉक्टर मुस्तफा ने इसकी आंखों में अजीब सी खुशी देखी और मुस्कुराए, ताकि हमाद के सारे खिलौने टूट जाएं, इसकी पार्टी भी खराब हो जाए। डॉक्टर मुस्तफा की मुस्कुराहट एक यकलक थम गई। इन्हें सकता हुआ वो ताजुब से फारिस फैजान को देख कर रह गए। हमाद शराजी, बिजनेस टाइकून आजम शराजी का पोता, अच्छे बच्चे किसी का बुरा नहीं चाहते।
उन्होंने टोका, "मैं अच्छा हूँ ही नहीं।" फारिस ने बड़े आराम से एतराफ़ किया, "मुझे देख भी रहा है, मैंने बुरा नहीं चाहा, मैंने बस ये कहा कि बारिश हो जाए और आंधी भी आए।" अब किसने ज़रा-सी ख़फ़गी के साथ इन्हें वज़ाहत दी। डॉक्टर मुस्तफ़ा ने मुस्कुराहट ज़ब्त करके, "तुम हमाद को नापसंद करते हो?" कुछ सोच कर उन्होंने पूछा, "वो मुझे नापसंद करता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? जब भी इसकी मम्मी मेरे पास आती है तो उसे बुरा लगता है, जब भी वो मेरे लिए कुछ लेती है तो वो माइंड करता है।" डॉक्टर मुस्तफ़ा इसके सामने पंजों के बल बैठ के वो बड़ा-सा फ़ारिस की आँखों में देख रहे थे। कुछ दिन पहले वो मेरे कमरे में आया था और उसने मेरी सारी कारें तोड़ दी जो बिल्कुल इसके जैसी थी। इसे अच्छा नहीं लगता ना कि इसके जैसी चीज़ किसी और के पास हो। सर झुकाया वो शर्ट के किनारों को छुए रहा था। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मेरा सब कुछ किसी और के पास हो, मगर मैं तो कुछ नहीं कहता। डॉक्टर मुस्तफ़ा जैसे अपनी जगह मुंजमद हुए। है तो हैरत की बात, हमाद बाबू इस तरह किसी मुलाज़िम के बेटे के साथ मुकाबला करता है। काम वाली मासी वहाँ से गुज़र रही थी, सुनते ही बोल पड़ी, "मैं मुलाज़िम का बेटा नहीं हूँ।" पूरी कुव्वत से वो इस औरत पर चीख पड़ा। जहाँ काम वाली मासी सख्ती में आई थी, वहाँ डॉक्टर मुस्तफ़ा भी इसके रवैये से सदमे में चले गए थे। आँखों में गुस्सा, नमी, बेबसी लिए वो इस सफाने मौसम में घर छोड़कर जाने लगा। ये डॉक्टर मुस्तफ़ा ही इसे ज़बरदस्ती पकड़ कर वापस लाए। काम वाली मासी से भी इससे मुआवज़त करवाई और इसे खाने के लिए भी रज़ामंद किया और इसके बाद वे एक बार फिर इसके सामने बैठे हुए। सिराज खानदान की फैमिली डॉक्टर थे और आज से कबल उन्होंने कभी भी इनका खानदानी मामलात की जांच-पड़ताल नहीं की थी और ना ही ऐसा करना पसंद करते थे। मगर आज ना जाने क्यों वो फारिस फैज़ान के बारे में अचंभे का शिकार हुए थे। 1.5 साल पहले ये बच्चा अचानक सामने आया था और इसे कई बार अटेंड कर चुके थे। कई बार वो इनके क्लिनिक में एडमिट हो चुका था। जमीला दाऊद इस बच्चे का बहुत ख्याल रखती थी। वो ये भी जानती थी कि शिराज़ी मेंशन में एक बार फारिस की बाबत दरियाफ्त करने पर आज़िम शिराज़ी ने इसका तारुफ़ अपने मुलाज़िम के यतीम बेटे के तौर पर करवाया था। मगर हम तुम किसके बेटे हो? वो पूछ रहे थे। किसी का भी नहीं, वह नूर नाराज़ था। ऐसा नहीं होता कि आप किसी के बेटे ना हों, ऐसा ही है, मैं किसी का बेटा नहीं हूँ। डॉक्टर मुस्तफ़ा इसे देखकर रहे, फिर जैसे ही इन्हें मज़ाक सूझा, यानी तुम सीधा आसमान से आ गिरे थे, दरख्त पर उगे थे। उन्होंने बमस कर देने गुना मज़ाक के मूड में हरगिज़ नहीं था। और तब किसी ख़्याल के तहत डॉक्टर मुस्तफ़ा की मुस्कुराहट सिमट गई। क्या तुम वहाँ के घर में सबको बताकर आए हो? मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। वो सर झुकाए अपने बैग की ज़िप बंद करने लगा और डॉक्टर मुस्तफ़ा को जैसे इनके हर सवाल का जवाब मिल गया। इस मौसम में तुम घर से बाहर हो, बाख़ुदा इस वक़्त इन पर क्या बीत रही होगी? मगर फ़ारिस बता नहीं सका, वह इस वक़्त इन सब पर कुछ नहीं बीत रही होगी कि वो सब तो इस वक़्त घर के अंदर अपनी खुशियाँ मना रहे होंगे। डॉक्टर मुस्तफ़ा तेज़ी से उठकर फ़ोन की तरफ लगे, मगर मौसम की खराबी की वजह से सिग्नल का मसला था, कॉल ना हो सके। रिसीवर हाथ में लिए उन्होंने ख़फ़गी से फ़ारिस को देखा। मैं आज घर नहीं जाना चाहता। इसकी आवाज़ आँसुओं से रुंधी हुई थी। डॉक्टर मुस्तफ़ा गहरा तनफ़्फ़ुस लेकर रह गए। वो रात जो इसके लिए आसान थी, वो जमीला दाऊद के लिए किसी क़यामत से कम नहीं थी। आज़म शराज़ी के गार्ड इस खतरनाक मौसम में से कहाँ-कहाँ नहीं ढूँढ रहे थे। हमाद का पारा चढ़ गया। पहले बारिश और आँधी ने इसका मूड ख़राब किया और अब किसी मुलाज़िम के बेटे के लिए इसकी माँ-बाप की फ़िक्रमंदी ने इसे शदीद गुस्से में मुब्तला कर दिया। केक काटा जा चुका था, गिफ्ट्स दिए जा चुके, मेहमान इस वक़्त डाइनिंग हॉल में खाना खा रहे थे। इसकी माँ मुतफ़क्किर से लॉन्ज में चक्कर चकराती फिर रही थी और उसके पापा तो इसी वक़्त घर से निकल गए थे जब इन्हें फ़ारिस की अदम मौजूदगी की इत्तला मिली थी। जबकि आदम सिराज ने इस खबर का कुछ ख़ास नोटिस नहीं लिया। वह मेहमानों को छोड़कर भी नहीं उठे। अगले दिन सुबह सवेरे ही डॉक्टर मुस्तफ़ा ने फ़ोन पर फ़ारिस की इत्तला पहुँचाई और जमीला इसी वक़्त ट्रैवलर के साथ इनके घर आ गई। कमरे का दरवाज़ा खोलकर जब अंदर दाखिल हुए, फ़ारिस सामने ही अपने बैग में किताब रखता दिखाई दिया। आड़ पर रुककर उसने जमीला को देखा और अपनी जगह रुक लगे। जमीला की आँखें सुर्ख़ थी, चेहरा ज़र्द, ख़ौफ़, फ़िक्र और परेशानी अंग-अंग से अयां था। डॉक्टर मुस्तफ़ा ने देखा हुआ तड़प, ख़ौफ़ और परेशानी ऐसी जैसे किसी सगी माँ के अपने बच्चे के लिए होती है। इसने फ़ारिस को बाजुओं से पकड़कर पहले तो खूब डाँटा, फिर रोने लगी और रोते हुए इसे भींच कर गले लगाया। "क्यों किया इस तरह? तुम्हें मालूम था मैं परेशान हो जाऊँगी फिर भी।" तो आई एम सॉरी, इसने लबों को जम दिया और मुश्किल अपने रोने पर काबू पाए हुए था। वादा करो तुम आइंदा कभी भी इस तरह नहीं करोगे। चेहरा हाथों में लिए इसने कहा, बताए बगैर कि कहीं नहीं जाओगे, कभी घर नहीं छोड़ोगे, वादा। वो कह रहा था इसने जमीला को पहली बार रोते देखा और इसी वजह से रोई थी। इस ख़्याल से इसे दुःख पहुँचा था। आप भी नहीं जाएँगी, इस अरसे में पहली बार वो अपना कोई खर्चा लबों पर लाया था। मैं भी नहीं जाऊँगी। जमीला ने यकीन दहाने करा। डॉक्टर मुस्तफ़ा अपनी जगह खामोश खड़े थे। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। मैं अपने शौहर और ससुर को की तरह बेरुखी नहीं दिखा पाई। मेरे दिल पर इख्तियार नहीं है। वो चाय के लिए इनके पास रुक गए और सारी बात बताने के बाद सर झुकाकर मोहब्बत भी रिश्क की तरह होता है। जिसकी जो जगह जिस दिल में लिखी गई हो मिलकर रहती है। ये इस बच्चे का रिश्ता जमीला वो तुमसे वही ले रहा है। हिस्सा ले रहा है जो इसके लिए आसमान पर तय कर दिया गया है। वो कह रहे थे वो नम आँखों से इन्हें देख कर रह गई। जो वादा इसने किया था वो इस वादे पर कायम रहा मगर जो वादा जमीला का था वैसे वफ़ा ना कर सकी। ठीक 3 साल बाद जब हमाद का एडमिशन अमेरिका के एक बेहतरीन स्कूल में हुआ था, आनन-फानन आदिल शराज़ी ने जमीला को अमेरिका शिफ्ट हो जाने का अंदिया दे दिया। हारून पहले से वहाँ मौजूद थे। शराज़ी एंटरप्राइज़ेज़ के अमेरिका की फर्म को आज वो काफ़ी आजकल वो ही सँभाल रहा था। 11 साल की उम्र में वो खबर फ़ारिस के लिए किसी हस्बैंड से कम नहीं थी। जमीला का बगैर इसकी ज़िंदगी का कोई तसव्वुर ही नहीं था। वो इसके लिए माँ थी और इसके माँ वो इस माँ के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता था। जमीला के लिए ये सब मुश्किल है मगर वो मजबूर थे। माँ के लिए इसका अमेरिका में होना बेहद ज़रूरी था। मैं जल्द वापस आ जाऊँगी।
जाने से कबल वो इससे मिलने आई थी तो इसने कहा था, वो चुपचाप खड़ा रहा। जमीला ने आगे बढ़कर इसका हाथ थामा और इसका गाल चूमा था। इसे गले लगाकर से बहुत प्यार किया। वो खामोशी से यूं खड़ा रहा जैसे वो चंद दिनों के लिए दूसरे शहर जा रही हो और इसके जाने से इसे कोई फ़र्क भी ना पड़ रहा हो। इसका रवैया जहाँ हमीद को परेशानी में मुब्तला करके वहीं जमीला दाऊद के अंदर बहुत से अंदेशे जगा रहा था। और नॉर्मल हालात में पला बड़ा बच्चा रहता कि किसी भी सिचुएशन को नॉर्मल अंदाज में हैंडल कर सकता। हर चोट इसके लिए गहरी और हर गम इसके लिए बड़ा और हर जुदाई इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। जमीला इस कदर मेहनत से इसे इस मुकाम तक लाई थी और जब बिखरता देखा तो दिल किच्ची-किच्ची हो गया। सारा रास्ता वो भी रोती रही और बाग के दरख्तों के झुंड में चुप कर फारिस वजदान भी। इस दिन वो मिर्जल को बहुत देर तक ढूंढने के बाद बाग से मिला और किसी भी सूरत घर वापस जाने को रजामंद नहीं हो रहा था। वो सदा का दिद्दा हमेशा जमीला के काबू में आया करता था, मगर इस दिन जमीला नहीं थी तो डॉक्टर मुस्तफा ही इसके पास आए। वो एक घने पेड़ के नीचे दुनिया जहां से रुख मोड़े पंजों के बल बैठा था। हाथ में चाकू था। दरख्त की तने पर कई लकीरें खींची गई थी, कई सुराख खोदे गए थे। तुम जानते हो वो तुमसे बहुत प्यार करती है। उन्होंने करीब पहुंचाया और ये भी जानते हुए अपनी मर्जी से तुम्हें छोड़कर नहीं गई है। फारस का सर हनूज झुका रहा। वो दरख्त के तने पर इसी दस्ती चाकू से खुरचा रहा। घुटनों पर, जूतों पर जगह जगह मिट्टी लगी थी। उन्होंने आगे बढ़कर इसे कंधों से पकड़ा तो वो रुख मोड़ा तो वो अपना सर मजीद झुका गया, मगर वो देख चुके थे, वो आंसू से भरी हुई इसकी सुर्ख मुतवर्रम आंखें देख चुके थे। इसका चेहरा लाल हो रहा था, इसके साके लबों पर चिपके धरे थे। इसकी खामोशी चीख चीख कर एक और सुन पर एहतजाज कर रही थी। उन्होंने इसके छोटे छोटे हाथ अपने हाथों में लिया, उंगलियों पर जा बजा छोटे छोटे कट लगे थे। दरख्त के तने का जो है छिलका वो तो इनके सामने था। ऐसे हथियार को किसी सूरत हाथ में नहीं लेना चाहिए जो खुद आपको भी जख्मी कर दे। उन्होंने चाकू ले लिया, इसे बराबर में अपने घुटने पर बिठा लिया। अमिता कदरे पास पर बुलंदी से इन्हें देख रही थी। उन्होंने हाथ हिलाकर इसे जाने का इशारा कर दिया तो मैं इनकी मौजूदगी से कुछ मुतमिन होकर चली गई। इस दरख्त नहीं कट सकता, मैं दरख्त काट ही नहीं रहा था। तो क्या कर रहे थे? वो चुप रहा, नजरें झुकी रहीं, आंसू की लकीरें फिर से नुमाया, मगर इसका जब्त कमाल का था। वो रो रहा था मगर जाहिर नहीं करना चाहता, वो नहीं रो रहा। इसे जमीला दाऊद को जाने का कोई गम नहीं है, इसे सिर्फ से कोई फिक्र और कोई परवाह नहीं है, मगर इसका चेहरा, इसका तासुरात, इसकी आंखें, भला वो गम भी छुपाए जा सकते जो आँखों में बस जाते हों। तुम तो इतने प्यारे और इतने हिम्मत वाले, इतने साबिर बच्चे हो। उन्होंने इसे बाहों में भरकर खुद से लगा लिया। मैंने बताना चाहता था वो बहुत बुरा है, तभी तो इसके साथ इतना बुरा हो रहा है, मगर वो कह ना सका। जब टूटा तो इसकी हिचकी में बदल गई। वो इनके कदर से लग कर रोया तो फिर चुप ना हुआ। कितनी देर तक वो इसे घने सायादार सजर के नीचे बैठे इसकी पुरसलाह तरह से तसल्ली और तरासे जैसे जैसे यकीन दिलाने का रहता हुआ इसे छोड़कर नहीं गए, वो जल्द आएंगी। मगर फारिस फैजान को लगता था उसके पापा इसकी मम्मा की तरह जमीला ताब भी कभी वापस नहीं आएंगी। धरती पर खज़ां उतरे हुए थे, दरख्तों के पत्ते झड़ रहे थे, सब्ज़ा गहरा खुश्क लग रहा था, हर शय बदल रही थी। एक रंग इसका भी था, सफ़ेदी में घुलता, स्याही में बदलता, नफ़रत से उजड़ता, रिश्तों में भटकता, और इसका अपना रंग रिश्ता खून का था, मगर खून से ज़्यादा अहम दादा के लिए इज़्ज़त और वक़ार थी। दौलत से स्टेटस था, शोहरत और नेक-नामी थी। वो हर काम बाकायदा मंसूबाबंदी के तहत करते और हर साल में अपनी मसलहत को मुकद्दम रखते। जमीला दाऊद के अचानक तीसरे दिन उन्होंने इसका दाखिला बोर्डिंग स्कूल में करवा दिया था। मामलात पहले से तय थे, सरंजाम अब दिए जा रहे थे। जमीला की जुदाई फिर अजनबी जगह पर अजनबी माहौल में एडजस्ट होना इसके लिए हरगिज़ आसान ना था। वो नफसियाती तौर पर बहुत डिस्टर्ब हो गया था, पढ़ाई में इसकी कारकर्दगी सिफर होकर रह गई थी। वो अपने क्लास के फेलो से बात नहीं करता था, वो अपने टीचर को जवाब नहीं देता था। कई बार हेड ऑफिस में इसकी हाजिरी हो चुकी थी, कई बार इसके घर राब्ता किया जा चुका था। प्रिंसिपल यकीनन आदम शराजी का जानने वाला था। वो इसके सामने ही कार करते, बात करते, मुझसे बताते, कुछ सुनते, कुछ समझते और फ़ोन बंद करते ही इसे जाने का इशारा करते। तो फिर वही रूटीन, वही अज़ियत, वही घुटन और वही खौफ, वहशत भरा एहसास। वो समझ जाएगा ये सब का ख़्याल था। वो समझ नहीं रहा था, ये एक हकीकत थी। इस हकीकत तक पहुँचने की कोशिश कोई नहीं कर रहा था। अंदर ही अंदर घुटते मरते हुए इसने फैसला कर दिया, शराजी मेंशन अब कभी नहीं जाएगा, छुट्टियों में भी नहीं। ज़िंदगी ऐसी है तो फिर ऐसी ही सही। वो जैसे ज़िद पर उतर आया था। इतवार की एक सुबह खाली आया तो इसके साथ डॉक्टर मुस्तफा भी थे। पूरे 3 हफ्तों के बाद वो इन्हें देख रहा था। मामूल के बरअक्स इसने कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई, ना हाथ मिलाया, ना उठकर इनकी कब्रें मिला। एक फासला कायम रखा और वो फासले पर ही बैठा रहा। वो सरसब्ज लॉन में बेंच पर बैठ के सामने स्कूल की इमारत और हरे-भरे दरख्तों के घिरे खेल के मैदान थे। बच्चे खेलते कूदते फिर रहे थे। आप यहाँ क्यों आए? वही लिया था ऐसा अंदाज कि मैं तो आपको जानता ही नहीं। मैं नहीं आ सकता? उन्होंने हैरत का इज़हार किया। नहीं, अपने स्वेटर की जेबों में इसने मुठ्ठियाँ बंद कर ली। लबों पर मुद्दम से मुस्कुरा लिया। वो झुककर इसे बगौर देख रही। वो पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहा था। सर्द रंगत की होंठ खुशक और बेरंग। यकीनन वो कई दिनों तक बीमार रहा था। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, फारिस। उन्होंने याद दिलाया। हमारी दोस्ती अब खत्म। दोस्ती खत्म? डॉक्टर मुस्तफा को सदमे में हमने तो इतने वादे किए थे यार, फ्रेंड फॉर एवर हैं हम। वो मिस किडे को जरा सा खफगी के साथ कहीं और देखने लगे, गोया दोस्ती के बगैर किसी वजह की खत्म की जा रही थी, मगर वजह थी। डॉक्टर मुस्तफा समझ चुके कि वजह क्या थी। वो क्यों इस अंदाज में बात कर रहा था, क्यों एक फैसला बरकरार रखे हुए था। वो इस खौफ को महसूस कर सकते जो कम उम्र में इसके अंदर जड़ें पकड़ रहा था। खो देने का एहसास, तनहा रह जाने का
खदशा, बिछड़ जाने का गम इन्हें दुखा हुआ काफ़ी देर तक उसके पास बैठे रहे, इधर-उधर की बातें करते सुलझाते रहे, किसी बात पर खुद हँस पड़ते, कभी किसी बात पर हँसाने की कोशिश, मगर वो सदाकत देती, रुख मोड़े बस इन्हें खफगी से देखता रहा। अगले हफ्ते मुलाकात होगी। जाने से पहले उन्होंने कहा, मैं घर नहीं आऊँगा। इसने भी वादा कर दिया, तुम ना भी आओ हाँ, तो हम तो आते रहेंगे। वो कह कर के गए, उसे अपनी बात पर कायम रहे। वो हर वीकेंड पर आगा लेके हमराह से मिलने जाते। 15-20 मिनट वो बहस करते हुए उसे गुस्सा दिलाते कि जो दोस्ती इसने साढ़े 6 साल की उम्र में एक साल साल बोले बुड्ढे से की थी, वो किसी भी सूरत खत्म नहीं हो सकती। इसके बाद वो बोलते रहते, तो सुनता रहता, कभी लड़ पड़ता, कभी रोने लगता, कभी गुस्सा दिखाता और कभी इनके बातों में सिमट जाता। मुझे वो बहुत याद आती हैं। इसकी आँखें आँसुओं से मुकम्मल भर जाती, नाक, गाल सुर्ख होने लगते। वो भी तुम्हें बहुत याद करती होगी। नहीं, वो नफ़ी में सर हिलाता। वो मुझे भूल चुकी होंगी। जो प्यार करते हैं वो कभी नहीं भूलते। इन्हें मुझसे प्यार नहीं था, इसलिए वो मुझे छोड़कर चली गई। तुम्हें इनकी मजबूरी को समझना चाहिए बेटा। वो हमाद की मम्मी है और सिर्फ हमाद की मम्मी। ज़हन में सिर्फ एक ही बात रह गई थी, और अगर वो इसकी मम्मी होती तो इसके पास होती। डॉक्टर मुस्तफ़ा गहरी सांस लेकर रहते थे। उन्होंने हर बार कोशिश की, किस तरह जमीला ताऊ से राब्ता मुमकिन हो सके, मगर वह नाकाम रहे। वक़्त के साथ-साथ कुछ हद तक वो समझ कर सँभल भी गया, मगर जमीला दाऊद के जाने से जो हालात ज़िंदगी में पैदा हुआ, वो किसी सूरत पूरा ना हो सका। ज़हन भटकाने के लिए एक मसरूफ़ियत दरकार थी। इसने खुद को तालीमी सरगर्मी में मसरूफ़ कर लिया। वो पढ़ाई में पहले सिर्फ़ अच्छा था, मगर अब टॉप करने लगा। हर मुकाबले में इसकी पहली पोज़ीशन थी। घुड़सवारी, स्विमिंग, हॉकी, वॉलीबॉल, टेनिस, ग़र्फ़, वो हर तरह के खेलों में हिस्सा लेने लगा। वो ज़िंदगी को महसूस करता था या नहीं, मगर बस ज़िंदगी की तरफ वापस से रूट पलट गया था। वो इन तमाम तर मुसीबत तब्दीलियों का सहारा डॉक्टर मुस्तफ़ा के सर जाता था। अगर वो ना होते तो वो ऐसा ना होता। इसकी शख्सियत में इतना ठहराव, इतनी लगन और मेहनत के रंग ना होते, वो खुद तरसी का शिकार होकर कब का अपने ट्रैक से भटक चुका होता है। इसकी हर कामयाबी पर डॉक्टर मुस्तफ़ा बेइंतहा खुशी महसूस करते हैं। वो इसकी ट्रॉफीज़ को छू कर देखते हैं, स्नातक सर्टिफ़िकेट हाथों में लेकर महसूस करते हैं, एल्बम की सफ़े पलटते जाते हैं, जिन्हें तस्वीरें खींची गई होती हैं, इनमें से कोई एक अपने पास रख लेते हैं। अपनी छोटी-बड़ी हर बात इनसे शेयर करने वाला फ़ारिस फैज़ान कभी भी इन्हें अपनी कामयाबी से मिलने वाली अज़ियत से आगाही नहीं दे सका था। वह इन्हें कभी नहीं बता सकता था। इसे ट्रॉफी सुबह रखते हुए अंगारों जैसी लगती है, जब इन्हें हाथों में लेता है तो इसके हाथ जल जाते हैं। जब स्कूल की इंतजामिया इस पर फख्र करते हुए इस नात से नवाजती है तो इस पर लिखा आधा अधूरा नाम इसे गाल पर थप्पड़ की तरह लगता है। जब इसे एक यतीम के तौर पर पेश करके इसकी मेहनत और लगन को सराहा जाता था, वो धूल मिट्टी खाक होकर सिराजी खानदान के कदमों में कैसे बिखर जाता है। वो इन्हें कभी नहीं बता सकता था, कभी नहीं। एक जंग खुद पर अपनी ज़ात से थी, तो दूसरी जंग इसे आज़िम शराज़ी से लड़नी पड़ रही थी। वो हनूज़ अपने फैसले में मुतमईन रहे, कभी-कभार मिलने आ जाते थे, इतने सख्त अल्फाज़ और इस कदर हक़ारत से बात करते कि वो ज़मीन की तह में उतर जाता है। इसे हर अनायत एक खैरात और हर मेहरबानी एक भीख की तरह लगती। आजू जहांगीर का ज़िक्र हर मुलाकात की बुनियाद होता है। इसके हालिया दौर के स्कैंडल उँगलियों पर गिनवाते इनके कारनामे एक-एक करके सुनाए जाते। कभी किसी सियासतदान के साथ अफ़ेयर है, तो कभी किसी कारोबारी शख्सियत के साथ कोई चक्कर है। आजकल वो किसी शादी की तैयारियों में थी। कई बार इसके यूरोप, इटली और फ्रांस में मुखसिर मगरबी कपड़ों में घूमने वाले घूमने फिरने की तस्वीर दिखाते और इसे जिता चुके थे। ये उस औरत इसकी माँ है और जैसी औरत का बेटा होना है इसका सब से बड़ा गुनाह है। और ऐसा करते हुए एक बार फिर भी इसकी आंखों में नहीं देखते, इनके तासुरात को जानते थे, और वो हर बात खामोशी से सुनकर उठ जाता। बंद कमरे में इसकी नज़रें काफ़ी दूर तक झुकी रहती, लब भीगे रहते और आँखों में ठहरी हुई नमी गाल पर फिसलने लगती। आदम सिराजी से अपने रोब में रखना चाहते थे, वो इतना कमज़ोर होकर सिराज खानदान के सामने सर उठाकर बात ना कर सके। इसे अपने आप कमतर लगे, इसे अपनी पहचान से नफ़रत हो, मगर वो इनके खौफ या रोब में आने के बजाय नफ़रत और इंतकाम के शोलों में लिपट जाता था। वो इन्हें वैसी तकलीफ देना चाहते थे जैसे वो इसे देते थे। वो भी इन्हें तोड़ना चाहता था। इनका गुरूर, इनका तकब्बुर, इनके घमंड, वो भी इस रिश्ते से छीनना चाहता था, इनको तन्हा करना चाहता था। जिस दिन तुमने मेरे पोते से टक्कर लेने की कोशिश की, तो याद रखना वो दिन तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। तारीख 5 नवंबर थी, इसकी 14वीं सालगिरह का दिन। ये दिन इसे कोई खुशी नहीं देता था, मगर इस दिन आज़म सिराज के ये अल्फाज़ इसे बहुत बड़ा गम लगे थे। कितनी देर वो साकित सा अपनी जगह पर खड़ा रहा। हैरत धमकी नहीं थी, हैरत इस अमर की थी कि वो इसे ज़िंदा समझते। क्या वह इतना ज़िंदा था कि इसे ये धमकी दी जाती? पहले आप कंफर्म कर लें कि आप किससे मिलने आए, फारिस हारून से या फारिस फैज़ान से? ज़ब्त करके इसने शदीद गुस्से के आलम में पूछा था। हवा के ज़ोर से पर्दे लहरा उठे, खिड़कियों के पट खिड़की के पट हिले, बाहर के यहाँ भी हुए, बच्चों के शोर मातूम होने लगे। अकाली और गार्ड भी खत्म हो गए, तारीकी में रोशनी या तो फिर इस पतियां आदम सिराजी के वजूद पे, जो एक शांत सुकून बैठे थे, लेकिन वो शान और तमकीनत, रौब और दबदबा आंखों की सख्ती और पथरीले था। इससे एक सवाल से हवा हुए थे। वो सवाल है चलकता हुआ एक नारा जो कई हकीकतें अश्कार करता, जला कर राख कर गया। आज़म शराजी की पथरीली निगाहें इसके चेहरे पर जमी थी और मुठ्ठियां भींची इसकी आंखों में आंखें डाले खड़ा था। सिर्फ मेरा एक ही पोता है। हमारे शराजी में किसी फारिस हारून को नहीं जानता। वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए, वॉलेट से कुछ रकम निकालकर मेज पर उछाली और शाल दुरुस्त करते हुए अपने कार्ड कमरा पे निकल गए। वो इसकी आंखों में कर्क लिए कितनी देर तक फर्श पर बिखरे नोटों को देखता रहा। ये इसी औकात थे और ये इसी औकात दिखाने आते थे। वो धूल मट्टी खाक था, इसकी जगह कदमों में थी। ये शायद कदमों से भी नीचे। पैसे उठाने के लिए झुकना जरूरी था और वो हमेशा इसे झुकाए रखना चाहते थे।
आगा अली बेबसी से देख कर रहे वैसे कुछ कहना चाहता था। तसल्ली दिए दो बोल हिस्से मगर वो खुद मुलाजिम था। ज्यादा से ज्यादा क्या कह सकता था, किस बात को तसल्ली दे सकता था। सर झुकाए वो खामोशी से चला गया। इसके जाने के बाद फारिस स्पॉट चेहरे के साथ खड़ा रहा। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ इसके मुजमिल वजूद में दरारें पड़ने लगी। पहले आकर हमें फिर गाल तरवसते हुए घुटनों के बल झुके रोते हुए अपने आप में सिमट कर बिखर गया। नफरत क्या होती है वो पहले नहीं जानते, नफरत कैसी होती है वो अब जान गए थे। जमीला दाऊद की मोहब्बत एक ढाल थी, आदम सिराज की नफरत एक घाव जब तक ढाल थी वह आग से महफूज रहा था। जब ढाल नहीं रही तो वो राख होने लगा था। मतलब अब और था ठंडी हवाएं चल रही थी। रंग में बरसती बारिश का नजारा करते हुए खिड़की के सामने स्टूल पर बैठा था। इसके तो माँ की छुट्टियां हो रही थी। आगा इसलिए लेने आया था। हमेशा की तरह जवाब इनकार में ही था, मगर वैसे साथ ले जाने पर मजर था। बड़े साहब का हुक्म था, जो कागर मजबूत लहजे में कहते हुए आका ने इस पर वादा कर दिया कि अब इनकार कोई इंतजाज नहीं। इसका ख्याल था फारिग मजीद बहस कर गया पिछली बार की तरह हौसले की बिल्डिंग में कहीं छुप जाने का, मगर बस स्टूल से उतरकर इमारत तक गया और फिर खामोशी से बैग में कपड़े रखने लगा और आगा अली से हैरत से देख कर रह गया। बारिश एक बार फिर शुरू हो चुकी थी। सामान पैक करके वजह खामोशी के साथ आगा अली के हमरा बाहर आ गया। छत्ती के साय में वो शायद जीप की तरफ जा रहा था जब सुर्ख रंग की कार सड़क के इस पार गई। गाड़ी डॉक्टर मुस्तफा की थी। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकला। जिसने आगा अली के बैग पैक ले लिया। मैं इनके साथ जाऊंगा। आवाज ही में कर लाया जा सकता गहरा सांस लेकर आगा अली ने इस बात में सर हिला दिया। डॉक्टर मुस्तफा के पास पहुंचे तो इसे तस्वीर से देखकर ले गए। इसका चेहरा दर्द था और आंखें बेतहाश हो रही थी, जैसे वो कई रातों का जागा हुआ है। आज भी गर्म था। वो सवाल करते करते रह गए, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो समझ गए मैं इनके साथ घर जाना चाहता है और ये भी जान गए थे। चले उन्होंने कहा। पैसेंजर सीट का दरवाजा खोलते खोलते वो रुक गया। वो दो पौनियों वाला सर किसी किताब पर झुका हुआ था। यकसुई से कुछ लिखा जा रहा था। वो मुड़कर पिछले सीट की तरफ गया। दरवाजा खोलकर बैठते धड़म से बंद किया। बैग पैक कदमों में रख कर निस्बत नीम दराज होकर स्याह रंग की हुडी थोड़ी तक खींच कर इसने चेहरा भी पुष्ट कर लिया। डॉक्टर मुस्तफा ने ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोला तो दो बोलने वाले को ख्याल आया कि बाबा अगर ये है तो फिर पीछे कौन है। ड्राइंग बुक, पेंसिल, कलर, जो जरूरत पड़ने की टूटी चोट था वो घुटनों के बल नशीस के बैक साइड के साथ लगकर खड़ी होगी। कोई लड़का ने जहां से खपा पुष्ट का की तरफ रुख किया लेटा हुआ था। इसका सिर्फ जराफा जिसे वो दुनिया नया खरीद कर लाई थी, वो उसके सर के नीचे तकिए पर सर अंजाम दे रहा था। तुम्हें सर्दी तो नहीं लग रही फारिस? गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी। मैंने उन पर डालते डॉक्टर मुस्तफा ने जब वो खामोश पड़ा था उन्होंने गाड़ी रोकर लिहाफ लगा कर उस पर डाला। तब भी इसके वजह कोई जंपी सुनाई नहीं। इसके साथ लगी वो है कभी हैरत से अपने नाना को देखते और कभी से गाड़ी अपने सफर पर गामजन हुई तो फारिस को नींद आती। ताम वो सोती जागती कैफियत में था। कभी आवाजें इसके लिए बातें होती वो कभी मोड़ मोड़ को बिल्कुल मालूम ये कब उठेगा बाबा। बार बार कदर मोड़ के पीछे देखते रहने के बाद वो बोने वाले ने थक कर पूछा कहता शीश आहिस्ता उन्होंने नरम से कहा कब से सोई जा रहा है सोई जा रहा है। इसने सरगोशी पे खांसी भी लगी। एक बार फिर पूरी की पूरी गर्दन मोड़कर इसने अपने जराफा को देखा जिससे खेलने का ऐसा मौका नहीं मिला था। कैसे बेचारा इसके सर के नीचे फंसा हुआ था। एक लंबी सांस लेकर डॉक्टर मुस्तफा की तरफ मुड़ी। काई इसके सर के नीचे है बाबा। कौन काई? मेरा जराफा। वो बहुत फिक्रमंद नजर आ रही थी। मैं गुड़िया हम घर पहुंच जाएंगे। बस 2 घंटे का तो सफर है। काई को सांस नहीं आ रहा होगा। वो बड़ी अम्मा की तरह परेशान हो रही थी। वो जाते थे जब तक इसका मसला हल नहीं। वो बोलती रहेगी। सो मुड़कर पीछे दिखा तो काई को बचाने के इम्कान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। जरा सी हरकत फारिस की नींद खराब कर सकती। काई ऑल फाइन। आप बस अपनी ड्राइंग करें। शाबाश। उन्होंने इसका ज़हन भटकाना चाहा। नो ही इज नॉट, ही नीड्स माय हेल्प। वो डट गई। वो बाहर जाकर बारिश हो रही थी। पूरे से सीधा होकर उसने खिड़की से देखा रिमझिम बारिश बरसती रही तेज होगी। वहाँ ऐसे आग लिए खिड़की के ठंडे शीशे से लग गया। कोई नज्म जो गुनगुनाई जा रही थी। जैसे काई के साथ साथ अपने नन्हे डायनासोर का ख्याल तो मुड़कर पीछे देखते इसने तराशा। पहले पीले रंग का डायनासोर तो इसके कदमों के नीचे था। नन्हे दिल पर कूदा पड़ा। बाबा क्या हुआ? मेरे शहजादी को इनकी आवाज में तकलीफ। बाबा वो टारज़न एक बार फिर शुरू हो चुकी। डॉक्टर मुस्तफा गहरा सांस लेकर रह गए थे। सारा रास्ता पर इनका सर खाती रही। कभी कौन सा खिलौना याद आता, कभी कौन सा। और खिलौने के नाम इतने अजीब और मुश्किल से वो खुद हैरान होते थे कैसे याद रहते हैं। मुअत्तल मकान कोशिश करके इसे रोज की बातों में इल्झा रहे थे और जब तक एक अतराफ से यकसर बेनियाज फारिग फैजान नींद की वादियों में खोया हुआ था। प- पर्दों के इधर से झांकती रोशनी की तेज रोशनी पड़ी तो इसने कसमसा कर आंखें खोल दी थी। उठकर बैठते हुए उसने ताराना निगाह कमरे में दिया। डॉक्टर मुस्तफा के गेस्ट रूम में मौजूद था। वॉल क्लॉक सुबह के 8 बजा रही थी। गहरा सांस लेकर सामने बिछाने को झुका। बुखार अब नहीं था। तबीयत पहले से काफी हद तक बेहतर है। वो उठकर वॉशरूम गया। मुंह हाथ धोए हुए इसने खुद को आने में देखा। होंठ फूस बेरंग आंखों पर किनारे सुर्ख हो रहे थे। वो कमरे में वापस आ गया। इसे बेड पर बैठे थोड़ी देर गुजरी। डॉक्टर मुस्तफा आ गए। उन्होंने लाइट ऑन कर दी। खिड़की से पर्दे भी हटा दिए। अब कैसी तबीयत है? इसे सर उठाकर इन्हें देखा। बेहतर है। उन्होंने इसका मुआयना किया और मुआयने के बाद इसे डांट भी पिलाई कि आखिर वो अपनी सेहत के हवाले से इस कदर लापरवाह क्यों हो जाता है। और चुपचाप सुनता रहा। उन्होंने पढ़ाई से मुतालिक पूछा था। हूँ हाँ में मुझसे जवाब देता। वो सारे टेबल लैंप को ही ऑन ऑफ करता रहा। 15 साल स्लिम ट्रे में नाश्ते के लिए आसपास जाए अंदर आए तो उठकर खड़े हुए। तुम नाश्ता कर लो फिर मेडिसिन भी लेनी है। वाला वापस हाथ फेरते हुए स्लिम के साथ बाहर चले गए। कुछ देर तक वो बेमकसद निगाहें आवाज उड़ाता रहा। फिर नाश्ता करने लगा। तो मुख्तलिफ सोचो कि अमाज का बना हुआ था। बस उससे एक बार फिर सर उठाने लगे। इसे आदम सराज की आवाज
اطراف میں گونجتی محسوس ہوئی۔ میرا صرف ایک ہی بتایا معذرت، میں کسی حوارث ہارون کو نہیں جانتا۔ پہلے ایک دستک، پھر دوسری، پھر تیسری، چوتھی بار دستک کم اور ٹھک ٹھک زیادہ تھی۔ اس نے سوپ ہوتے ہوئے احساس سر اٹھا کر آواز کی سمت دیکھا۔ کھڑکی کے شیشے پر ننھا سا ہاتھ بھیجا تو پھر چہرہ قریب ہوا، یقیناً اس کے متوجہ ہونے کی تصدیق کی جا رہی تھی۔ پھر کھڑکی کے شیشے پر الفاظ ابھرنے لگے، گٹ پلسون۔ پہلا ہاتھ میں لیے ہوئے اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ چند لمحوں کے بعد کھڑکی کا شیشہ ایک طرف سلائڈ ہوا تو بونے والا سر اندر ہوا۔ ڈھیر سارا تجسس، یہ شاید رکھ آنکھیں نمایاں اور پھر گلاب کی پنکھڑیوں جیسے لب، کچھ حیرت و اشتیاق سے بھرا ہوا۔ اب وہ اسے دیکھ رہا تھا، کچھ حیرت سے، وہ اسے دیکھ رہی تھی، کچھ تجسس سے۔ چوکھٹ پر اپنی پوزیشن مضبوط کرتے ہوئے اس نے ایک ایک کر کے سارے سفید پھول اندر فرش پر پھینک دیے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو پھولوں کی کچھ عمر کے ساتھ ہی نازل ہوتی۔ دوسرے لمحے میں وہ سرخ فراق سمیت کھڑکی کی پھلانگ کر اندر داخل ہوئی، فوراً پھول سمیٹے اور پھر ایک استحقاق کے ساتھ سائڈ ٹیبل پر رکھے گلدان میں ڈال کے پھر سفید کوٹ کے جیب سے فولڈ کیا ہوا پیپر نکالا گیا۔ پھر اس پیپر کو ننھی منھی ہتھیلی میں رکھ کر اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ ایک ہاتھ میں چمچ لیے دوسرے ہاتھ میں سوپ کا پیالہ تھا۔ 14 سالہ فارس اپنی جگہ پتھر کا پتھر، اسے ابھی تک یہ رونما ہونے والی سچویشن سمجھ نہیں آئی تھی۔ قدموں کی آہٹ راہداری میں گزری تو بچی حواس باختہ سے اپنے گلابی لبوں پر انگلی رکھ کر شیش کرتی بیٹھ کر نیچے ہوئی کہ ابھی کلینک تیار ہو، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ بات کرتے کرتے ٹھٹر کر کے آدھی کھلی کھڑکی سے ہوتی ہوئی ان کی نگاہ سائڈ ٹیبل تک گئی اور جیسے پوری حقائق سمجھ گئے جنا وہیں کھڑے کھڑے انہوں نے کچھ خفی سے آواز دی اور جنا نامی وہ مخلوق جو بیٹھ کے نیچے تو نماز بیٹھی تھی جھٹ سے بول پڑی، جی بابا۔ دوسرے لمحے اپنے غلطی کا احساس ہوتے اس نے دونوں ہاتھ سب پر جما لیے۔ کہاں ہیں آپ؟ یہاں وہاں دیکھتے سے اب پوچھے، کچھ ہی دیر میں باہر تھے، میں آپ کے فرینڈ کو گیٹ پہ فون کرنے آئی تھی، اندازہ سے بہت ضروری کام ہو، آپ باہر چلیں۔ کھڑکی بند کرتے فارغ سے معذرت کرتے ہوئے وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر باہر لے گئے۔ فارغ کی نظر سیاہ کیے ہوئے صفحے پر جا ٹھہری جو فرش پر گرا رہ گیا۔ سوپ کا پیالہ رکھ کر اس نے پیپر اٹھا لیا۔ آسمان، گھر، درخت، تو پرندے اور نیچے لکھا تھا گیٹ ویل سون۔ یہ بچی کون ہے؟ سلیم برتن اٹھانے آیا تو اس نے پوچھا۔ کون؟ جنت، اور ڈاکٹر صاحب کی نوازی ہے جی۔ جنت ذہن کے پردے پر ایک منظر لہرایا، جڑواں بہن بھائی، ایک جنت اور دوسرا شاید حسن حسین یا حسنین تھا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ بارہا ذکر کرتے سے کچھ یاد آیا، خیالات جھٹک کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی۔ سو اس نے شرازی منزل جانے کا ارادہ کیا۔ سویٹر پر کوٹ پہن کر باہر آیا تو ڈاکٹر مصطفیٰ کی نوازی سے صوبہ پر اوندھی پڑی تھی، رونے کا شکر فرمایا جاتا تھا۔ سلیم پورے گھر کی صفائی کے بعد ہلکان سا سامنے بیٹھا تھا۔ صابرہ بوا کچن میں کام کر رہی تھی۔ معلوم فارس کی وجہ سے ڈاکٹر مصطفیٰ نے جنت کی بلی سلیم کو دے دی تھی کہ جب تک فارس یہاں تو بلی اس گھر میں نہیں رہی گی۔ جنت کمال تو اپنی بلی کے بغیر رہ نہیں سکتی، تو بس اس ظلم پر احتجاج ہوتا تھا۔ چپکے سے گھر سے باہر نکل کر بیگ پھینک کندھے سے لٹکائے جب وہ باغ کے بیرونی رستے دروازے سے اندر داخل ہوئے تو مالک کو دیتی مدد کی نظر اچانک اس پر پڑی۔ وہ اپنی جگہ رک کے نکاح ایک جگہ مقام پر ٹھہر کر بے یقینی کا تاثر حیرت میں اور حیرت کا احساس اسی خوشی میں بدل گیا۔ اس میں قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پاس آئی، اس کے ہاتھ اٹھے، اس کے کندھوں سے پکڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے سامنے 10-11 سال کا چھوٹا بچہ نہیں تھا، جو 14-15 سال کا ایک ہینڈسم سا ٹین ایجر تھا۔ جدید اسٹائل سے تراشے ہوئے بال آج بھی قدر لمبے تھے، ہلکا سا خم سیدھا پیشانی پر گرتے اور نیک کالر کو چھوتے دو میں بال سنہری لگ رہے تھے۔ حیدر کی آنکھوں میں کچھ اور رنگوں کا اضافہ ہو چکا تھا۔ پورے 3 سال بعد اس نے شرازی منزل میں قدم رکھا اور اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے پوچھا۔ مترجمہ کو سنا، میں تو ٹھیک ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا تم آ گئے ہو۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ ٹھیک ہے، ہلکا سا بخار ہے بس۔ مدن جو مزاج اس کے لبوں پر ابھر کو معلوم ہوئی، وہ اسے ساتھ لے سر کوارٹر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا کمرہ ہمیشہ کی طرح صاف ستھرا اور سلیقے سے تھا، البتہ فرنیچر کمرے کی سیٹنگ کچھ حد تک بدل دی گئی تھی۔ بیڈ روم اور وارڈروب ڈائننگ ٹیبل کمپیوٹر کے ساتھ آرائشی قیمتی اشیاء سجی تھی۔ مشرقی دیوار کی الماری میں اس کا پرانا سامان، حتیٰ کہ کھلونے اور کتابیں ڈائریز تک محفوظ تھیں۔ ایک طائرانہ نگاہ اطراف میں دوڑاتے ہوئے بےتاثر چہرے کے ساتھ بیڈ پر جا بیٹھا۔ مدت اسے بغور دیکھتے ہوئے کچھ فکر مند بھی تھی۔ میں تمہارے لیے کھانا کا انتظام کرتی ہوں، میں ناشتہ کر چکا ہوں، میں صرف آرام کرنا چاہتا ہوں۔ جو چارے وہ بیڈ پر دراز ہو چکا تھا۔ مدت نے چند لمحوں کے تک اسے دیکھا اور پھر اسباب میں چلاتے چلے گئے۔ وہ دروازہ بند ہوئے تو اس نے آنکھ کھول دی، کروٹ پر چل کر پشت کے بل لیٹے ہوئے سر کو دیکھنے لگا۔ اس کمرے کے ساتھ جمیلہ داؤد کی بہت سی یادیں جڑی تھیں۔ آنکھوں کے کنارے نم ہوتے اس نے لحاف سر تک تان لیا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی مگر وہ سونا چاہتا تھا، وہ بہت دیر تک سویا رہنا چاہتا تھا۔